ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आधुनिक काल की द्वितीय काव्यधारा द्विवेदी युग के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की प्रथम काव्यधारा भारतेंदु युग के बारे में वीडियो बनाया है। तो अगर आप सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं द्विवेदी युग के बारे में बताऊंगी। द्विवेदी युग से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे पॉइंट में लेकर आई हूँ। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्या है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को कहा जाता है। और इसकी समावधि भी आपको पता होना चाहिए। समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी है। तो आपको समय भी पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है। तो 1900 से 1918। द्विवेदी युग का परिचय हम लोग जान लेते हैं। क्या है द्विवेदी युग? यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। मतलब इस युग में कविता में क्या किया गया? खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया गया। मतलब कविता के लिए खड़ी बोली को अपनाया गया। जबकि आपने पढ़ा होगा कि भारतेंदु युग में कविता के लिए ब्रजभाषा को अपनाया गया था, लेकिन द्विवेदी युग में कविता के लिए खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर क्या पढ़ा? इन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस काव्य में प्रबंध काव्य की पर्याप्त संख्या में लिखे गए हैं। मतलब इस काल में जो है प्रबंध काव्य पर्याप्त संख्या में लिखे गए हैं। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया है। मतलब कवियों ने ब्रजभाषा को छोड़कर, बहुत से ऐसे कवि हैं जो ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया है। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का क्या नाम पड़ा? द्विवेदी युग। मैंने पहले ही बताया कि इस युग का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को ही है। द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास कब से शुरू हुआ? द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। अब देखिए, जो पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉइंट देख लीजिए आप। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। मतलब इन्होंने ही इस युग को क्या नाम दिया? जागरण सुधार काल नाम दिया है। और इसकी समयावधि क्या मानी है? 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय स्थान कहा। क्या कहा रामचंद्र शुक्ल ने? इस युग को नई धारा द्वितीय स्थान के अंतर्गत रखा है। और इसकी समयावधि क्या मानी है? 1893 से 1918 ईस्वी तक मानी है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए, द्विवेदी युग खड़ी बोली भाषा के उदय का काल है। किसका काल है? इसी युग में खड़ी बोली भाषा का उदय हुआ। तो द्विवेदी युग जो है खड़ी बोली भाषा के उदय का काल है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण देन है। मतलब ब्रज भाषा के स्थान पर किस भाषा का प्रयोग किया जाने लगा? खड़ी बोली का, जो कि एक महत्वपूर्ण देन है। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का आगमन हुआ। किस पत्रिका का आगमन हुआ? सरस्वती पत्रिका का आगमन हुआ। और द्विवेदी युग के सभी कवि, मतलब जितने भी कवि थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुसरण कर काव्य रचनाएं करते थे। किसका अनुसरण करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मैथिली चंद्रगुप्त द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। कौन? मैथिली चंद्रगुप्त। अब देखिए, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रारंभ हुआ था। तो इस पत्रिका के बाद से क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका समय क्या है? 1900 से 1980। और इसका प्रकाशन देखिए, पूछा था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो जनवरी 1900 ईस्वी में हुआ। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक चिंतामणि घोष हैं। कौन है? चिंतामणि घोष है। अगर प्रथम संपादक पूछा जाएगा तो श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये प्रथम संपादक कौन माने जाते हैं? श्याम सुंदर दास। और कि जब 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
और 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो श्याम सुंदर दास जी जो है प्रथम संपादक है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो 1903 से इसके संपादक हुए हैं। कब तक रहे? 1920 ईस्वी तक, मतलब 17 वर्षों तक इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। और सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका रही है। और ये तो मैंने आपको बताया कि 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका समय प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका का। इसके संस्थापक पूछे जाते हैं चिंतामणि घोष। प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी पर टिक मत करिएगा क्योंकि 1903 ईस्वी से इसके संपादक हुए थे, जबकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था और ये 17 वर्षों तक इसके संपादक रहे हैं। अब द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, मैंने ऊपर ही बताया आप सबको। और द्विवेदी युग का मुख्य भाव क्या है? राष्ट्रीयता, मानवता इसका मुख्य भाव है। मतलब इस युग में की जो रचनाएं होती थी उसमें राष्ट्रीयता भावना देखने को मिलती थी, मानवता देखने को मिलती थी। द्विवेदी युग में रीतिकालीन प्रवृत्तियां दम तोड़ रही थी। मतलब रीतिकाल के कवि क्या होते थे? आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे और उन्हीं की प्रशंसा करते थे। तो ये जो प्रवृत्तियां थी इस युग में क्या हो रही थी? दम तोड़ रही थी, मतलब खत्म हो रही थी, धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इस युग में नारी के प्रति सद्भावना, पीड़ितों और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। मतलब नारी के प्रति क्या थी? सद्भावना थी और पीड़ित जो थे, शोषित जो थे, उनके प्रति सहानुभूति की भावना थी। द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया गया? विरोध। देखिए इस समय क्या है, द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1918 है। तो इसका मतलब उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो उसमें अंग्रेजी शिक्षा क्या था? अंग्रेज अपनी शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। तो ये द्विवेदी युग में इस अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया गया? विरोध किया गया। द्विवेदी युगी काव्यों में मानव के प्रति प्रेम की भावना रही है। मानव के प्रति क्या थी? इस युग में जो काव्य थे उसमें मानव के प्रति प्रेम की भावना दिखाई देती है। द्विवेदी युग में काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली भाषा का प्रसार हुआ। किसका प्रसार हुआ? काव्य में भी खड़ी बोली भाषा का प्रसार हुआ। किस युग में? द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में प्रकृति का भी मनोहारी चित्रण किया गया। द्विवेदी युग में अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया गया और द्विवेदी युग काव्य में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रही है। अब देखिए द्विवेदी युग के कवि कौन कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, मैथिली शरण गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, पद्म सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा, शंकर, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय, ये क्या है? द्विवेदी युग के कवि हैं। तो द्विवेदी युग के कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन से द्विवेदी युग के कवि हैं, तो ऑप्शन में आपको कवियों के नाम दिए रहेंगे। अगर आपको पता रहेगा कि कौन से द्विवेदी युग के कवि हैं तो आप उसमें टिक कर पाएंगे। तो ऐसे भी पूछा जाता है कौन से द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो इसमें 3 जो रहेंगे द्विवेदी युग के कवि रहेंगे, एक द्विवेदी युग के कवि नहीं रहेंगे, तो आप उसमें टिक करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर युग के कवियों के भी नाम पूछे जाते हैं कि कौन से कवि हैं, किस युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि ट्रिक। अब देखिए द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनको याद करने का ट्रिक है, इसे आप लोग देख लीजिए। श्री राम जग आयो नाथू राम महाशरण, ये जो है इसे आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा और इसके द्वारा आप लोग इनके कवियों का नाम याद कर रखने में सुविधा होगी और आप भूलेगा भी नहीं। तो श्री से हुआ श्रीधर पाठक, राम से हुआ राम नरेश त्रिपाठी, जग से हुआ जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, नाथू से हो गया नाथूराम शर्मा, महा से हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी और शरण से हो गया मैथिली शरण गुप्त। तो ये द्विवेदी युग के कवियों को याद करने का ट्रिक है, इसे आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं, तो याद करने का ट्रिक है ये द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या कौन कौन है, मतलब उनके जीवन के बारे में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म के बारे में जान लेते हैं। 15 मई 1864 दौलतपुर रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनके पिता कौन थे? पंडित राम सहाय दुबे। पंडित राम सहाय दुबे इनके पिता थे। कार्य क्षेत्र देख लीजिए क्या थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, लेखक थे, कवि थे,
क्या क्या थे? निबंधकार, आलोचक, लेखक, कवि। द्विवेदी जी ने क्या कहा है इनका, इसके बारे में जान लेते हैं। इनका कहना है कि कविता मनोरंजक और उपदेशजनक होनी चाहिए। मनोरंजक तो होनी चाहिए और उपदेशजनक होनी चाहिए, मतलब उससे कुछ हम लोग को उपदेश मिले। इनका कहना है कि कविता मनोरंजक और उपदेशजनक होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 81 है। अब देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को काव्य में परिमार्जन करने का श्रेय प्राप्त हुआ है इन्हें। मतलब खड़ी बोली हिंदी को काव्य में परिमार्जन करने का श्रेय प्राप्त हुआ है किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किस पत्रिका के माध्यम से? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता क्या है? देख लीजिए, पूछ लिया जाता है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, सर्गो नरक ठिकाना नहीं, इनकी प्रसिद्ध कविता है सर्गो नरक ठिकाना नहीं। तो ये पूछ लिया जाता है कि सर्गो नरक ठिकाना नहीं किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। काव्य संग्रह क्या क्या है देख लीजिए। काव्य मंजूषा, देखिए मौलिक और अनुदित रचनाएं हैं इनकी। तो मौलिक रचनाएं मतलब जो इनके विचार तत्वों के द्वारा लिखी गई है और जो किसी का नकल नहीं है, वो मौलिक रचनाएं होती है। अनुदित मतलब जो अनुवाद की गई रहती है, अपनी भाषा में क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है, वो अनुदित रचनाएं कहलाती है। तो मौलिक रचनाएं इनकी क्या क्या है? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला, विलाप, देवी स्तुति, शतक, कविता। इनकी क्या है? काव्य संग्रह है। अनुदित रचनाएं क्या है? विनय शतक, भर्तृहरि, बिहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला। इनकी क्या है? अनुदित रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली पर बल दिया। मतलब इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को अपनाया है। श्रीधर पाठक, ये भी क्या है? ये भी द्विवेदी के प्रमुख कवि हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 11 जनवरी 1860 उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है और इनके पिता का क्या नाम है? पंडित लीलाधर हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के क्या माने जाते हैं? प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। श्रीधर एक कुशल क्या है? अनुवादक हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी रचनाएं अनुदित रचनाएं हैं, इसलिए क्या है? कुशल अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है? गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत जो है इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। अब इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। मनोविनोद जो कि 1882 ईस्वी में, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में, जगत सच्चाई सार 1887 में, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में, देहरादून 1915 में, भारत गीत और वनाष्टक। ये सारी रचनाएं क्या हैं? मौलिक रचनाएं हैं इनकी। ये सारी रचनाएं क्या हैं? मौलिक रचनाएं हैं। मनोविनोद और कश्मीर सुषमा जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। देखिए इनकी जो रचना है मनोविनोद और कश्मीर सुषमा जो है, मनोविनोद और कश्मीर सुषमा क्या है? ब्रज भाषा की रचना है। क्या है? ब्रज भाषा की रचना है। अब अनुदित रचनाएं इनकी क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एकांतवासी योगी इनकी अनुदित रचनाएं हैं। और कब? 1886 ईस्वी में। यह मतलब किसकी रचना का अनुवाद है? एकांतवासी योगी। गोल्ड स्मिथ की हरमिट जो रचना है इसी का इन्होंने अनुवाद किया है। किसमें? खड़ी बोली में एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी में इसकी भाषा क्या है? किस भाषा में अनुवाद किया है? खड़ी बोली में किया है। किसकी रचना का? गोल्ड स्मिथ की हरमिट रचना का इन्होंने अनुवाद किया। किसमें? एकांतवासी योगी। और किस भाषा में किया? खड़ी बोली में किया। उजड़ गांव भी जो है इनकी अनुदित रचनाएं हैं, इसका इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। और एक किसकी? गोल्ड स्मिथ की रचना क्या है? डेजर्टेड विलेज की रचना का इन्होंने अनुवाद किया। किसमें? उजड़ गांव में। उजड़ गांव हिंदी अनुवाद है। अब देखिए श्रांत प्रतीक भी इनकी रचना है। ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना जो है ट्रेवलर का हिंदी रूपांतरण है और इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। श्रांत प्रतीक क्या है? रोला छंद की रचना है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस छंद की रचना है श्रांत प्रतीक? तो रोला छंद की रचना है। ऋतु संहार जो है वो कालिदास की ऋतु संहार जो रचना है उसी का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ऋतु संहार का कालिदास की जो रचना है ऋतु संहार जो कि संस्कृत में है उसका इन्होंने ब्रज भाषा में हिंदी में अनुवाद किया है।
राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। इनके पिता कौन है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी हैं। और राम नरेश त्रिपाठी क्या है? स्वच्छंदवादी कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं। राम नरेश त्रिपाठी समस्या पूर्ति में प्रवीण थे। मिलन, पथिक और स्वप्न इनके क्या हैं? खंड काव्य हैं। इनकी जो रचनाएं हैं क्या हैं? खंड काव्य हैं। स्वप्नों के चित्र इनकी पहली कहानी संग्रह है। क्या है? स्वप्नों के चित्र जो हैं इनकी पहली कहानी संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता कॉमेडी है कितने भागों में है? 8 भागों में है। राम नरेश त्रिपाठी क्या है? राष्ट्रभक्त थे और इन्होंने क्या है? स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें क्या हुआ? कई बार जेल जाना पड़ा क्योंकि ये स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। देखिए द्विवेदी युग में कुछ कवि ऐसे हैं जो द्विवेदी मंडल के हैं और कुछ द्विवेदी मंडल के बाहर के हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा क्या है? खड़ी बोली है। मतलब इन्होंने काव्य के लिए कौन सी भाषा को अपनाया है? खड़ी बोली को अपनाया है। प्रमुख कृतियाँ क्या है? इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। मिलन काव्य कृति देखिए, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। मिलन 1918 में, पथिक 1921 में और मानसी 1927 में और स्वप्न 1929 में। उपन्यास क्या है? वीरांगना, वीरबाला, लक्ष्मी। वीरांगना 1911 में और वीरबाला 1911 में, लक्ष्मी 1924 में। तो इनकी काव्य कृतियाँ हो गई और उपन्यास। और नाट्य कृतियाँ क्या क्या हैं? सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक इनकी नाट्य कृतियाँ हैं। मानसी इनकी जो रचना है वो फुटकर कविताओं का क्या है? संग्रह है। इनकी जो मानसी रचना है वो फुटकर कविताओं का संग्रह है। मिलन, पथिक और स्वप्न इनकी क्या है? प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। मिलन, पथिक और स्वप्न इनकी प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में जान लेते हैं। ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। प्रिय प्रवास जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। इससे क्वेश्चन बनता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिय प्रवास हरिओद की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। एक क्वेश्चन बनता है कि इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। श्री कृष्ण शतक इनकी प्रथम काव्य रचना है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। इन्होंने प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को मानवीय रूप में चित्रित किया है। इनकी प्रिय प्रवास जो रचना है इसमें इन्होंने राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया है? मानवीय रूप में चित्रित किया है। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचनाएं की है। किसमें? ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में इन्होंने काव्य रचनाएं की है। इनका जो रस कलश रचना है वो क्या है? एक रीति ग्रंथ है। क्या है? रीति ग्रंथ। हरिओद की जो रस कलश रचना है क्या है? रीति ग्रंथ है। देखिए हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? कवि सम्राट की उपाधि किसको दी गई थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। इनकी जो प्रिय प्रवास रचना है इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। प्रिय प्रवास रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। यह महाकाव्य संस्कृत के वृत्तों पर आधारित है। अब देखिए प्रिय प्रवास रचना के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रकार ये रचना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। और प्रिय प्रवास के रचनाकार तो आपको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखिए हरिओद का पूरा नाम पूछ लिया था, आपको दे दिया जाएगा हरिओद और पूछा जाएगा इनका पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या भी पूछी जाती है, तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है। और ये क्या है? इसमें किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रिय प्रवास में श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इन्हें इस को महाकाव्य नहीं माना है, मतलब प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से मथुरा के प्रस्थान तक का वर्णन है। क्या है? श्री कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान, मतलब कृष्ण के बचपन से लेके और जब वे मथुरा प्रस्थान किए थे तब तक का क्या है, वर्णन किया गया है इस महाकाव्य में। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। किस रूप में चित्रित किया गया है? महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए हरिओद की काव्य कृतियों के बारे में जान लेते हैं। वैदेही वनवास, वैदेही मतलब वैदेही किसको बोला जाता है? सीता माता को बोला जाता है, और उनके वनवास के बारे में बताया गया है, मतलब उनका सीता माँ का जो परित्याग की कथा इसमें वर्णित है। और ये किस पे आधारित है? वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। कौन सी रचना? हरिओद की जो वैदेही वनवास रचना है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, और ये इनका दूसरा प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है। किसका? हरिओद का प्रबंध काव्य है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, और ये सीता का परित्याग, इसमें सीता का परित्याग की कथा वर्णित है। पारिजात 1940 पारिजात जो रचना है वो आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर आधारित है। ये भी क्या है? एक प्रबंध काव्य है, और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। अन्य काव्य ग्रंथ इनके क्या क्या है देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो कृष्ण शतक, चुभते चौबदे, रसिक रहस्य, चोखे चौबदे, प्रेम प्रपंच और रस कलश। चोखे चौबदे, इससे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है, तो हरिओद की रचना है। प्रेम प्रपंच और रस कलश। अब देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये क्या थे? कवि, लेखक और संपादक का कार्य इन्होंने किया है। रत्नाकर जी फारसी में किस नाम से रचनाएं करते थे? जकी नाम से। इन्होंने फारसी में किस नाम से रचनाएं की है? जकी नाम से। उद्धव शतक जो इनकी है सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है उद्धव शतक किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसमें कृष्ण और उद्धव के संवाद को दिखाया गया है उद्धव शतक में। हिंदी में व्याख्यानात्मक आलोचना का सूत्रपात रत्नाकर जी को माना जाता है। रत्नाकर जी की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्या भाषा थी इनकी काव्य भाषा? ब्रज भाषा थी। अब देखिए इनकी काव्य कृतियों के बारे में जान लेते हैं। गंगावतरण भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। सर्ग इसमें 13 है। ये क्या है? एक महाकाव्य है। उद्धव शतक क्या है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। उद्धव शतक एक प्रबंध काव्य है। इसमें भ्रमर गीत परंपरा है को दिखाया गया है, और 118 कवित्व है इसमें। हरिश्चंद्र में कितने सर्ग हैं? 4 सर्ग हैं, और ये भी एक प्रबंध काव्य है। हिडोल, श्रृंगार लहरी, कलकासी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम लोग मैथिली चंद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी चीरगांव में हुआ था। रंग में भंग इनकी प्रथम रचना है। क्या है? रंग में भंग एक क्या है? काव्य है। रंग में भंग इनकी क्या है? प्रथम रचना है, और ये क्या है? एक काव्य है। मैथिली चंद्रगुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो मैथिली चंद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत भारती पर इन्हें महात्मा गांधी ने क्या उपाधि दी थी? राष्ट्रकवि। इनको मैथिली चंद्रगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। किस रचना के लिए? भारत भारती रचना के लिए इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई, और किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिकी कवि कहा है। कौटुंबिकी कवि मात्र कहा है। मैथिली चंद्रगुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। अब देखिए इनकी जो साकेत जो है प्रसिद्ध रचना है, और इसमें इसका साकेत रचना का जो 9वां सर्ग है उसमें उर्मिला का वीरा वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही मार्मिक माना जाता है। तो इनका अगर क्वेश्चन बनता है कि साकेत रचना मैथिली चंद्रगुप्त की साकेत जो रचना है उसका कौन सा सर्ग है जो सबसे मार्मिक माना जाता है, तो 9वां सर्ग है मार्मिक माना जाता है। या किस सर्ग में उर्मिला के वीर का वर्णन किया गया है, तो 9वां सर्ग में किया गया है। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा है। और इनकी जो साकेत रचना है, इस रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद
पारितोषिक प्राप्त हुआ है। साकेत क्या है, एक महाकाव्य रचना है इनकी, और इसी रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की है, और गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का मधु उपनाम से अनुवाद किया है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का किस नाम से अनुवाद किया है, किस उपनाम से, मधु उपनाम से। देखिए यशोधरा भी इनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें इन्होंने गौतम बुद्ध के गृह त्याग का वर्णन किया है। विष्णुप्रिया में मैथिली शरण गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का त्याग और तप का वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी के त्याग और तप का वर्णन किया है, किसमें, विष्णुप्रिया में। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिला है। कवियों की जो उर्मिला विषयक उदासीनता है, इसी से इन्हें साकेत लिखने की प्रेरणा मिली। हेमंत गुप्त जी की प्रथम रचना है। अब देखिए इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी कृति हैं। रंग में भंग इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है। हेमंत प्रथम रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और भारत भारती जो है, भारत भारती के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है, और राष्ट्रकवि का आधार ग्रंथ है, मतलब इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्रकवि उपाधि मिली है। भारत भारती में क्या किया गया, देश की वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है, मतलब देश की वर्तमान स्थिति को दिखाया गया है। साकेत की रचना 1931 ईस्वी में है। रामायण की कथा वर्णित है इसमें। साकेत इनका जो महाकाव्य है, इसमें रामायण की कथा वर्णित है। और नवम सर्ग जो है विशेष माना जाता है, क्योंकि इसमें उर्मिला का वीरा वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही मार्मिक है, और ये 12 सर्गों में रचित महाकाव्य है। साकेत जो महाकाव्य कितने सर्ग है, इसमें 12 सर्ग हैं। यशोधरा में नारी का मार्मिक चित्रण हुआ है। क्या हुआ है, नारी का मार्मिक चित्रण हुआ है, मार्मिक चित्रण हुआ है। यह रचना भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह रचना बुद्ध के इसमें बुद्ध जी ने जो गृह त्याग किया था, घर का त्याग किया था, उसका वर्णन किया गया है। इनकी पत्नी यशोधरा का वीरा वर्णन किया गया है, मतलब जो बुद्ध जी गृह त्याग किए थे, वो तो यशोधरा का, उसके बाद यशोधरा की वीरा का वर्णन उसमें दिखाया गया है। एक ऐसा काव्य है यशोधरा, एक चंपू काव्य है। अन्य रचनाएं इनकी अन्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। काबा करबला इस्लामी संबंधी रचनाएं हैं इनकी। जयद्रथ वध, चंद्रहास, किसान, पंचवटी, त्रिपिटका, विकटभर, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, मेघनाद वध, तिलोत्तमा, विकटभर, शकुंतला इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखिए द्विवेदी युग की जो काव्य पंक्तियां हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पंक्ति आपको दे दी जाएगी, पूछेगी किस युग की पंक्ति है या किसके द्वारा कही गई है, तो आपको पता होना चाहिए। निज भाषा बोलहूँ लिखवाहूँ पठवाहूँ गुनवाहूँ सब लोग, तो एक किसकी पंक्ति है, श्रीधर पाठक की है, और किस युग की है, द्विवेदी युग की है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज, ये पंक्ति किसकी है, द्विवेदी जी की है, और किस युग की है, द्विवेदी युग की है। दिवस का अवसान समीप था, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हरियोध की पंक्ति है, और किस रचना से ली गई है, प्रिय प्रवास रचना से ली गई है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किसकी पंक्ति है, गुप्त जी की है। किस रचना से ली गई है, भारत भारती रचना से। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंक्ति, ये गुप्त जी की पंक्ति है, भारत भारती से ली गई है। तो पंक्तियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये प्रमुख पंक्तियां हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इसी तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन और टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।